हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। आज क्या है? आज तो ओरिएंटल वेंसडे है। वेंसडे मतलब ओरिएंटल वेंसडे ऑन Zomato। हर रोज कुछ नया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? कॉफ़ी के लिए शुक्रिया अमन जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो शुरू करें भाई कल की कहानी। कैसे हमने देखा था फैजल खान को, और फैजल खान के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कहानी की ओर, और कहानी कहाँ की ओर जाती है वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, और इसमें क्या ट्विस्ट आने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कलाई वनक्रम। तमिल भाषा में गुड मॉर्निंग को तलाई वरक्रम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ की ओर जाने वाले हैं।
दिस इज द साइन, दिस इज द इंडिकेशंस वी आर मूविंग टुवर्ड द संगम लिटरेचर्स। अब हम आगे संगम लिटरेचर्स की ओर बढ़ने वाले हैं। तो ये जो अभी आपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल, किस तरीके से हम इस सिचुएशंस को आगे की ओर लेके जाएंगे। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशंस की ओर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये डायनेस्टीज जो है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगी, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और अब हम जो है जो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये एक मैप कल मैं आपको बता रहा था, यही हमारी कहानी अधूरी थी और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट यही है कि थोड़ा सा आपका जियोग्राफिकल एरियाज आपके कंफर्म हो जाएं और ताकि आप उस चीज को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा खास भी है। कारण क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको एक सिचुएशन बता दी थी, सिचुएशन ये बताई थी कि इंडिया जो है वो अब यूनाइटेड नहीं है, और जब इंडिया यूनाइटेड नहीं होगा तो इन्वेडर्स आएंगे, और इन्वेडर्स के आने का रास्ता आपको पता ही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। एंड दे विल फेस, फर्स्ट दे विल फेस द हिंदू शाही डायनेस्टीज। हम यहाँ देखेंगे हिंदू शाही डायनेस्टीज, थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा, आगे हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देंगे। ऑलराइट, समझ में आया? तो हिंदू शाही डायनेस्टीज जो है वहां पर आपको जयपाल देखने को मिलेंगे, मैंने इनके बारे में बताया था। और गजनवी जो है इनसे इनका संघर्ष होता है, इनका लड़ाई झगड़ा होगा, और जब लड़ाई झगड़ा होगा तो यहाँ पर हिंदू शाही वंश के जयपाल जो है वो आपके डिफीट हो जाएंगे, और उसके बाद ये आगे चलकर आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। ये ब्लू वेल का गेम जो आया वो यहीं से आया, ऐसा आप समझ सकते हैं। वी कैन कनेक्ट, है ना? तो ये पहले क्या लोग करते थे, वॉर खेलते थे, है ना? आज के जमाने में इंटरनेट पे खेला करते हैं। तो कुछ कहानी वैसी है। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा चालुक्यास। चालुक्यास की यदि हम बात करें तो चालुक्य की देखिए, अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, चालुक्यास आर 4 टाइप्स। मैंने आपको कल शायद बता दिया था, नहीं बताया था, आई एम नॉट श्योर। देखिए यहां पर आपको देखेंगे वातापी चालुक्यास देखने को मिलेंगे फर्स्ट, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे वेंगी, और उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे अहिलवाड़। आई थिंक ये मैंने बता दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अहिलवाड़ हमने देखा था, और इसके बाद आएगा आपका कल्याणी। तो देखिए ये जो है ये आपके देखने को मिलेंगे वातापी, और यहाँ पर आपको वेंगी ईस्टर्न साइड्स में, इनको ईस्टर्न वेंगी चालुक्यास भी कहा जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, ये हो गए आपके वातापी। वातापी इज रूलिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। और इसके बाद हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यहाँ का एक रूलर है पुलकेशिन, और पुलकेशिन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आई होप गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी लोग अच्छे होंगे, चाय पीकर बैठे होंगे और सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके बाद कल्याणी आएगा, तो कल्याणी भी यहीं आएगा, लेकिन उसका टेरिटरी अभी हम समझेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार रहिए। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो आता है, दैट इज द एरिया ऑफ वातापी चालुक्य। तो चालुक्य का हमें 1, 2 और 3 दोनों मिल गए हैं, दिस एरिया। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ये आप मान के चलिए महाराष्ट्र से नीचे का, ये जो नर्मदा के नीचे का जो पार्ट है वो आपका पूरा वातापी इसके अंतर्गत आएगा। वातापी या वादामी, वातापी या वादामी, दैट इज द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास, और उसी के नाम पर उनका नॉमेनक्लेचर देखने को मिलता है। सिमिलरली यू विल फाइंड आउट द अहिलवाड़। अहिलवाड़ आपको देखने को मिलेगा, ये इनकी कैपिटल होती है, और इसी कैपिटल के नाम पर इनको चालुक्यास कहा जाता है। दे विल ऑल्सो कंसिडर अहिलवाड़ इज ऑल्सो कंसिडर सोलंकी, ये सोलंकी चालुक्य भी कहे जाते हैं। तो एक छोटा छोटा बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, वी विल फाइंड आउट 4th नंबर, एंड 4th नंबर इज नथिंग बट दैट इज द चौहान डायनेस्टी। एक्चुअली ये चौहान है, चौहान है, और आगे चलकर चौहान जो है वो आपके चौहान कहे जाएंगे। और इसी में हमें देखने को मिलेंगे, इसमें हमें देखने को मिलेंगे फेमस रूलर, द नेम इज कॉल्ड पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है 1191 के बैटल, 1192 के बैटल, 1191 बैटल ऑफ तराइन, हमें तराइन का बैटल देखने को मिलेगा। 1192 में हमें बैटल ऑफ तराइन सेकंड देखने को मिलेगा, एंड अगेंस्ट द गौरी। ऑलराइट, समझ में आया? तो दिस इज द एरिया नियर बाय द राजस्थान, जो आज का करंट का राजस्थान है, हम उसके आसपास के सेक्शंस की बात कर रहे हैं। और यू विल फाइंड आउट चौहान डायनेस्टीज नियर बाय। ठीक है, करेक्ट है, थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलेगा। एंड चौहान वांट टू कैप्चर दिल्ली, वो दिल्ली की ओर अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द गौरी, और इसलिए गौरी के साथ उनके संघर्ष होंगे, और गौरी जो है इनको चैलेंज करेगा। और ये बैटल की चर्चा हमने थोड़ी थोड़ी यहां पर कर ली। ऑलराइट, आई थिंक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, करेक्ट है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है
दैट इज परमार डायनेस्टी, है ना। परमार वंश जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, दैट इज इन द एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, परमार वंश आपको यहां देखने को मिलेगा। यहां पर ये लगभग लगभग आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें एक रूलर आएंगे आपके Raja Bhoj. This is the famous rulers of this dynasties. You will find out the image of the Raja Bhoj in the मध्य प्रदेश। जब आप मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं तो वहां पर आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, और ये बहुत सारे कामों के लिए फेमस हैं। जैसे भोजपुर का मंदिर है, और आपका जो भोपाल है उसके लिए है, धार में इनकी कैपिटल होगी, और धार जो है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ये लगभग लगभग वेस्टर्न वाले पार्ट में परमार राजवंश के रूट। देखिए, मैं हर डायनेस्टीज का एक छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, और वहां के कुछ खास रूलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता जा रहा हूं। एरिया थोड़ा सा आपकी वो कितना होगा। देखिए, ये है नेक्स्ट है पाल डायनेस्टीज, और पाल डायनेस्टीज के फाउंडर होते हैं अजय देवगन, वो गुटका वाले, है ना। देखिए, ये पाल डायनेस्टीज के फाउंडर हैं एक्चुअली गोपाल। गोपाल तो याद होगा भाई, वो जिसको उंगली दिखा दो तो वो क्या करता था कि वो तोड़ देता था, ये वही गोपाल है, गुटका वाला, है ना, जो आजकल आपको हर बस में दिखाई दे जाता है कि केसरी किंग और ये सब चीजें। तो ये गोपाल साहब जो हैं यही फाउंडेशन रखते हैं आपकी पाल डायनेस्टीज की, और ये फर्स्ट ऐसे रूलर होते हैं दैट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। जनता इन्हें बोलती है कि भैया कि आप क्या करो, कि आप अच्छे गुटखा खाते हो तो आप क्या करो, हमारा शासन जो है आप संभाल लीजिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिले था दीदी। दीदी याद है? दीदी मतलब कौन? शशांक। और शशांक जो था उसके जाने के बाद, यहां पर हम देखेंगे यहां पर वॉयलेंस काफी बढ़ जाता है, यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वॉयलेंस। और जब वॉयलेंस हो जाएगा, इसी वजह से जो जनता है वो त्रस्त हो जाएगी, और जनता बोलेगी कि भैया गोपू भाई आप आ जाइए। और गोपू जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर सत्ता में आता है, और इस तरीके से पाल डायनेस्टीज की शुरुआत होती है। और फिर यह पाल डायनेस्टीज की शुरुआत होती है तो फिर बाद में कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं प्रीति जी, मैं तो कमेंट्स थोड़ा लेट पढ़ने में रहा सर, थोड़ा साउंड बढ़ सकता है। साउंड में क्या इश्यूज आ रहे हैं क्या? एक्चुअली मैंने साउंड को बढ़ा सकता हूं, लेकिन लेट मी चेक। ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। शशांक कौन है, दीदी कौन है, गुटका वाले कौन है, और गोपू भैया कौन है। तो यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये पाल डायनेस्टीज के रूलर जो एरिया है वो ये लगभग लगभग आपको देखने को मिलेंगे। और आगे हम देखते हैं कि ये पाल डायनेस्टी जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शंस में रूल करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा साउंड्स को एडजस्ट भी किया है। आगे हम देखेंगे कि ये एक अप्रोक्सीमेटली मैप है। क्या पाल डायनेस्टीज जो है वो आगे एक्सपेंड करेगी, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा हम देखने वाले हैं उसके एरिया को, है ना। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, दैट इज कल्चुरी। कल्चुरी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ त्रिपुरी, है ना। ये त्रिपुरी वाला जो एरिया होगा, और इसे आप आज की डेट में समझ सकते हैं जबलपुर। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, और फेमस वहां आपको देखने मिलेगा नियर बाय द नर्मदा। तो 7 नंबर दैट इज द एरिया नियर बाय द जबलपुर। ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे हम देखेंगे चंदेल। चंदेल वंश के रूलर यू विल फाइंड आउट इन द एरिया ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ये एमपी, और आप ऐसा समझ लीजिए यूपी का एरिया है। एंड यू विल फाइंड आउट वेरी फेमस टेम्पल इज कॉल्ड खजुराहो। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं दैट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द चंदेल डायनेस्टी। चंदेल वंश के रूलरों का ये कंट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा। और सो दैट वी कैन प्रिंट आउट, सर कैन यू प्लीज, ओके ओके। एक्चुअली क्या मैं यदि दोनों को सेपरेट करके देने लगूंगा तो मेरे पास थोड़ा वर्डन कम हो जाएगा। मैं आपको अभी क्या पीडीएफ ही दे देता हूँ। एक मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर वो प्रिंट आउट फॉर्म में दे दीजिए, तो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब क्योंकि क्या है कि थोड़ा टाइपिंग वाले का इशू है मेरे पास, तो इस वजह से ये समस्या बनी हुई है। अदरवाइज मैं आपको प्रिंट फॉर्म में ही देने की कोशिश कर रहा था, ताकि क्या है कि वो आप उसको प्रिंट लेकर आप उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि आगे सेपरेट करके दिया जाए आपको।
बट कमिट नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो रही हैं, तो यहां भी मैं सेटलमेंट के लिए आपसे थोड़ा सा समय मांगूंगा या समय चाहूंगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये 8वें नंबर पे हमें चंदेल डायनेस्टीज, और चंदेल डायनेस्टीज के जो आपको देखने को मिलेंगे खजुराहो। खजुराहो में आपको काफी टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, नागर स्टाइल्स हैं, थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया था। नागर स्टाइल के टेंपल आपको देखने को मिलेंगे, कंदरिया महादेव वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका आ जाता विद्याधर चंदेल, ये एक वहां के खास फेमस रूलर होंगे, है ना, और ये काफी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है यहाँ पर। या नेक्स्ट वन इज द गहड़वाल डायनेस्टीज। गहड़वाल डायनेस्टीज, द कैपिटल नेम इज कॉल्ड द, यहाँ कैपिटल आपको देखने को मिलेगी इनकी कन्नौज, है ना, इनकी कैपिटल आपकी कन्नौज होगी। और इसी डायनेस्टीज का एक रूलर होगा जिसका नाम है जयचंद, नाम तो सुना ही होगा। वाई जयचंद्र इज फेमस, कोई बताएगा भाई जयचंद्र क्या है? जयचंद्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा, देयर इज ए वी कैन से दैट कि 1194 में सबसे पहला तो हम देखते हैं 1194 एडी में एक बैटल ऑफ चंदावर होता है, एंड दैट वाज इन बिटवीन गौरी एंड द जयचंद। गौरी और जयचंद के बीच में लड़ाई होगी, और ये गौरी और जयचंद के बीच की लड़ाई जो है 1194 के चंदावर के युद्ध के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्या होता है कि जयचंद्र की एक बेटी होती है जिनका नाम होता है संयोगिता, ऐसा कहा जाता है। और ये संयोगिता जो है उनका कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एंड दे हैव सम काइंड ऑफ द अफेयर्स, और इनके बीच में कुछ अफेयर्स जैसा होता है, और फिर ये इनका किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहानी आपको पता होगी, तो ये बॉलीवुड का मसाला टाइप से मूवी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी कहानी हम देखेंगे। तो ये हो गए 9th, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने को मिलेंगे 10th नंबर, दैट इज द सुष्मिता सेन, है ना। सुष्मिता सेन का जो वंश है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सुष्मिता सेन, दैट मीन्स सेन डायनेस्टीज, और इनकी कैपिटल आपको बंगाल में मिलेगी, ये बंगाल वाला पार्ट जो आपका बांग्लादेश में है। एंड यू विल फाइंड आउट आई थिंक लखनौती, लखनौती इज ए कैपिटल, है ना, लखनौती एक कैपिटल होगी, और यहीं से फिर बाद में जाकर सुष्मिता सेन जो है आती हैं। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये कहानी है आपकी सेन डायनेस्टीज के बीच। तो थोड़ा सा एरिया हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं तोमर डायनेस्टीज। तोमर डायनेस्टीज आर रूलिंग इन नियर बाय द दिल्ली एरिया, ये दिल्ली के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे हम देखते हैं कि वेंगी, वेंगी अभी मैंने आपको बताया था, यू हैव फाइंड आउट 1 2 3 12, ये सारे के सारे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, मतलब कौन सा, ये वाला अहिलवाड़, इसके बाद 3rd नंबर वातापी, और ये 12 नंबर का ये हमें मिल गया वेंगी। और हाँ, पान सिंह तोमर, दैट इज द राइट वर्ड्स। ठीक है, आई विल मेंशन दिस नेम इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब कभी यदि मुझे मिल गया होगा तो ये ऐसे ही मैं सीख लेता हूं आप लोगों से। देखिए ये भी सही है। तो वेंगी जो है उनको ईस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता है। दे आर फाइंड नियर बाय द एरिया ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के आसपास वाले सेक्शंस में होते हैं, और ये एक्चुअली वातापी का ही एक ब्रांच निकलकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर रूल करने लगता है। ठीक है, आई थिंक विष्णुगुप्त नाम के रूलर जो हैं वो यहाँ पर आपके आते हैं, विष्णु समथिंग, तो विष्णु यहाँ पर आते हैं, और इस तरीके से हमने वेंगी को देख लिया। अब मैं थोड़ा साउथ की ओर जा रहा हूँ, और साउथ की ओर जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा होयसल्स। ठीक है, होयसल्स जो हैं यहाँ पर रूल करेंगे। इसके अलावा इनकी जो कैपिटल होती है वारंगल, है ना, ये थोड़ा थोड़ा आप समझते जाइए। यू विल फाइंड आउट, आप इन नामों को आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में भी हमें देखने को मिलेगा। जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ने वाले हैं तो हमारे पास एक होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर बेटा कहाँ हो, बोला हम पानी पूरी खा रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसको बुलाएगा, बोला एक काम करो, जाओ कैंपेन करो, कहाँ पर, साउथ में। साउथ में कहाँ, बोला हमें जाना है, आपका वारंगल जाना है, यू हैव टू अटैक इन वारंगल, आपको वारंगल में अटैक करना है। और इस तरीके से यहाँ साउथ की कैंपेन का जो पूरा का पूरा जो जिम्मा होता है वो मलिक काफूर के हाथ में होता है। एंड होयसल इज वन ऑफ देम, ही इज गोइंग टू कैप्चर, वो इसको कैप्चर करने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज द 14th वन, दैट इज पल्लव। पल्लव जो है, पल्लव भी इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ पर आपको 2-3 रूलर्स देखने को मिलेंगे। नरसिंह वर्मन, ठीक है, पापा का, चाचा का, मामा का, ये भी बदला बदला लेते रहते हैं, यहाँ पर लड़ाई करेंगे, है ना। मेनली इनका जो है इनके साथ कनेक्शंस देखने को मिलता है, एंड यू विल फाइंड आउट कनेक्शंस इन द, यहाँ पर भी आपको साउथ में ये कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पल्लव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा चेर वंश।
This is a very important dynasties and we will discuss in coming sections. ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और चेर में हमें देखने को मिलेंगे शेनिगुट्टुवन, नाम सुना होगा शायद आपने। इसके बाद रेड चेर है ना, लाल कलर के चेर होंगे, मतलब कलर का नहीं होगा एक्चुअली, उनको कहा जाता है फेमस लाल चेर, मतलब बहुत अच्छा चेर है ना। इस तरीके से जैसे लाल चेरी होती ना, वैसी आप समझ लीजिए ना। तो ये कुछ चेरी वेरी खाते रहते होंगे, ठीक है, इसलिए चेर कहे गए, ऐसा आप समझ लीजिए। बट इनका एरिया आप थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड आउट द, सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलेगा कौन सा, ये आपको देखने को मिलेगा केरल मालाबार कोस्टल एरिया। तो वहां से आप इनको कनेक्ट करके देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है पोर्ट एरिया से रिलेटेड है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो एम्पायर जो डेवलप हो रहे हैं, उनका डेवलपमेंट के पीछे इनका पोर्ट जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट होगा। और पोर्ट से ये क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं। और ट्रेडिंग से क्या आने वाला, पैसा आने वाला है। और पैसा आएगा तो E इक्वल्स टू E। मैंने आपको बोला है जेब में पैसा होगा तभी आप मॉल में जाएंगे और घूम फिर कर आएंगे और वहां से शॉपिंग कर आएंगे। तो नेक्स्ट दैट इज 15 नंबर इज कॉल्ड चेर डायनेस्टीज। एंड चेर के बाद आएंगे चोलास। चोलास जो है वो आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, दिस एरिया इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्टल एरिया। और ये आपका ईस्टर्न साइड में होंगे। तो ये बहुत ज्यादा खास फेमस आपको देखने को मिलेंगे 15, 16। और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द पांड्यास, 17th नंबर, बिल्कुल सबसे बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे आखिरी में आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे पांड्य, और इनकी कैपिटल होती है मदुरई। और यहां से रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी, द स्टोरी ऑफ शिल्पाधिकारम, कन्नगी और कोवलन की कहानी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा चलेगा, और लड़ाई झगड़ा चलेगा तो एक दूसरे को मारेगा, पीटेगा, यही कहानी आपको यहां देखने को मिलेगी। तो ये चोल चेर पांड्या साउथ डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने भी इनके बारे में बता गया है। अशोक भी अपने अभिलेख में, अपने इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में बताता है, और बताता है कि भैया ये पांडे हुआ करते थे, ये डायनेस्टीज हुआ करती थी, ऐसा ऐसा था। तो मोटे तौर पर आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो लग चुका है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वातापी चालुक्यास मिल चुके हैं, और हमें अहिलवाड़ मिल चुके हैं, हमें वेंगी मिल चुके हैं, लेकिन हमें कल्याणी नहीं मिले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कल्याणी। कुछ और हमें देखने को मिले नहीं है, राष्ट्रकूटास नहीं मिले हैं, गुर्जर प्रतिहार नहीं देखने को मिले हैं। तो ये एक मैप है, एक रेफरेंस मैप है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिनारियो। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। ये एक बेसिक है, ये ऐसा नहीं है कि ये उसका एरिया ही होगा कि आपने सोचा कि ये लगभग 3 नंबर दिख रहा है तो ये वातापी का एरिया यही होगा। ये एरिया ऐसा भी एक्सटेंड हो सकता है और ऊपर भी एक्सटेंड हो सकता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड हमें उसको समझना होगा, है ना। बाकी आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो समस्या जो है वो आपके दूसरे बच्चों के साथ आती है, ठीक है। तो ये एक आइडिया तो लग चुका है। चलिए आगे, अभी जो शुरुआत है वो मैं आपको केवल यही इंट्रोडक्शन दूंगा जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिया था। तो यहां पर अब हम देखने वाले हैं अगला नेक्स्ट वो मैप जो है वो क्या बताता है, और वो मैप है वो आपको देखने को मिलेगा आपका जो कल्याणी चालुक्य है, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी देखिए हमने वातापी चालुक्यास का एरिया तो देख लिया है, और वातापी चालुक्यास दैट इज नियर बाय द महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मैप में। यदि आप देखें तो उनका जो एरिया है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। ये अब देखिए मैंने इसको मैप में कुछ इस तरीके से शो किया है, 3 नंबर के आसपास यहां जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा, बट इसका जो एक्चुअल एरिया है यू विल फाइंड आउट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस। ये पिंक कलर में आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ये है एक्चुअल उसका टेरिटरी, ये है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर भी समझाया है। लेकिन होगा क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि इतने बड़े साम्राज्य निपट गए हैं, जैसे हम मौर्य की बात करें, जैसे हम देखें गुप्त की बात करें, जैसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, तो वातापी की क्या औकात है, वो वातापी भी जो है वो अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा, और यहां पर भी नाकारा होंगे। और नाकारा होंगे तो ये साम्राज्य या जो एम्पायर है जो यहाँ पिंक जैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। और इसकी वजह, इसके बाद कौन आएंगे यहां पर आएंगे राष्ट्रकूट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और राष्ट्रकूट का एम्पायर लगभग इसी सेक्शंस में होगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हो सकता है जिसे आप यहां देख सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? तो देखिए द वातापी इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द राष्ट्रकूटास,
राष्ट्रकूट के द्वारा उनको रिप्लेस किया जाएगा और उनकी कैपिटल होगी मान्यखेत। समझ में आया कि नहीं आया? इनकी कैपिटल पहले क्या थी? ये देखिए बादामी था, बादामी कह लीजिए, बातापी कह लीजिए, बात एक ही है, नियर बाय द बीजापुर। और ये अपनी कैपिटल यहां बना रहे थे, लेकिन इनको रिप्लेस कौन करेंगे? राष्ट्रकूटास करेंगे। और राष्ट्रकूट का एम्पायर आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है जो लगभग लगभग इनके एम्पायर से बड़ा है, जिनको हमने हराया। द नेम इज कॉल्ड वातापीज। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? तो मैप के रेफरेंस के तौर पर हम इस समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे चलकर क्या होगा, हम इनको केवल क्या समझने वाले हैं। अब देखिए सॉरी, अब आगे हमें थोड़ा समझना है कि कहानी जो है वो किस तरीके से, देखो, तो मैंने आपको ये बताया कि द one dynasty is going to replace by another one, and this is also replaced by the another Chalukyas। और वो another Chalukyas कौन से हैं? तो अनदर चालुक्यास हैं, तो वो है कल्याणी। सेम प्लेस, सेम जगह, सेम सिचुएशंस। नाउ द यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 19 नंबर, एंड 19 नंबर इज कॉल्ड कल्याणी चालुक्यास। ये नंबर मैंने अपने रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं। और मोटे तौर पर आपने क्या देखा? मोटे तौर पर आपने वातापी को देखा सबसे पहले। वातापी इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द राष्ट्रकूटास, और राष्ट्रकूटास इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द कल्याणी चालुक्य। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं। तो ये हैं 4 ब्रांचेस आपकी किसकी? चालुक्यास की। हमने पहला देखिए वातापी देखा, वातापी के बाद हमने देखा वेंगी, वेंगी के बाद हमने देखा आपका अहिलवाड़, और अहिलवाड़ के बाद हमें कल्याणी मिल गए। तो दीज आर द 4 ब्रांच ऑफ द चालुक्य। चालुक्य की ये 4 ब्रांच देखने को मिलेंगी। इनकी टेरिटरीज, इनका एरिया मैंने अभी अभी आपको समझाया है, और हमें कल्याणी भी मिल गए हैं। आई थिंक अब ये सारी चीजें यहां पर कल्याणी से रिलेटेड क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो ये एरिया वही है लगभग लगभग। अभी मैं आपको कल्याणी का जो है वो भी दिखा दूंगा। ये है, देखिए एक मैप आपके सामने आ रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस। ठीक है, यू विल फाइंड आउट। और यहां पर आपको कुछ कुछ डायनेस्टीज के मैप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपका एनसीईआरटी से ही चुराया है, मतलब वहां से लिया है रेफरेंस के तौर पर। यू विल फाइंड आउट। यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कल्याणी। और देखो ये जो अभी मैप समझाया है, इस मैप में आपको सारे डायनेस्टीज नहीं बताए हैं मैंने, बट एक मोटे तौर पर मैक्सिमम डायनेस्टीज को हमने यहां कवर किया है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर जी? समझ में आया? मैं केवल आइडिया के तौर पर बता रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, और ऐसा ऐसा मैप या इस रेफरेंस को हमने यूज किया है। थोड़ा सा आप देख लीजिए लोकेशंस को जो हम मैपिंग करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल फाइंड आउट एलोरा, अजंता एंड एलोरा। अजंता में हम देखेंगे गुप्तास डायनेस्टीज के दौरान हमने देखा था, गुप्त वंश के दौरान जो आपको गुफाएं देखने को मिलती हैं, वो वाला फेमस जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। और यहां पर आपको गुफाओं की संख्या जो है 29 देखने को मिलेगी। सिमिलरली एलोरा आपको देखने को मिलेगा, और एलोरा में आपको एक शिव टेम्पल देखने को मिलेगा जो गुफा का काफी फेमस है। आप देखने को मिलेगा कि जब आपका भारत दर्शन किया जाता है तो यहां भी आपको लेके जाया जाता है, ये आपको पता होगा। कल्याणी तो चालुक्य की एक ब्रांच होती है, इन्हें कल्याणी चालुक्य भी कहा जाता है, और ये कल्याणी इनकी कैपिटल होती है। ये देखिए वातापी, और ये वातापी चालुक्यास की कैपिटल है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा एहोल। वाई एहोल इज फेमस? बताएगा भाई कोई? वाई एहोल इज फेमस? Write down the comments in the comment box why Ahol is famous. Very very important. क्यों खास है, थोड़ा सा बताइए। सब सो गए क्या है? आवाज ही नहीं आ रही, मतलब कमेंट ही नहीं आ रहा। डू यू रिमेंबर आपका पुलिकेशन सेकंड और पुलिकेशन सेकंड ने एक नॉर्थ के रूलर को हराया था। डू यू रिमेंबर हु वाज द रूलर नेम ऑफ द नॉर्थ का वो रूलर कौन था? अरे भूल गए? फैजल खान। कल ही तो बताया था यार। हाँ जी, पुलिकेशन, वेरी गुड। ठीक है अंसारी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। शायद कमेंट शायद लेट हो सकते हैं मे बी, बट यू आर राइट। तो फैजल खान कौन था भैया हमारा? ये हर्षी तो था, है ना? इसी को तो हमने पीटा था।
तो ये हर्ष जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो होल इंस्क्रिप्शंस का जो राइटर है उसका नाम है रवि कीर्ति, है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए होयसल्स, ठीक है, होयसल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे ईस्टर्न चालुक्यास, ये है वेंगी। यहाँ आपको वारंगल देखने को मिलेगा। वारंगल जो है वो आपका होयसोल का कैपिटल यहाँ देखने को मिल जाएगा। मलखेत या मान्यखेत, बात एक ही है, मलखेत और ये मान्यखेत, दैट इज द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास। यू विल फाइंड आउट राष्ट्रकूट हियर, करेक्ट है। इसके अलावा यहीं पर आपको काकतीय वंश भी देखने को मिलेगा। काकतीय वंश या काकतीय डायनेस्टी जो है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। दैट वाज इन नॉट माय मैप, जो अभी अभी मैंने आपको मैप बताया था बट वहां पर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ एक और देखने को मिल जाता है। दिस इज हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट फेमस इंस्क्रिप्शन यू विल फाइंड आउट इन द ओडिशा। ओडिशा में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे खारवेल, है ना, खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख यहाँ देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस। और यहाँ वेंगी हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कांची। कांची इज द कैपिटल ऑफ द पल्लव। पल्लव अभी देखे थे भाई, है ना, पल्लव की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आएगा एक मामल्लपुरम, दिस इज ऑल्सो फेमस। कुछ समय पहले यहाँ पर आपको एक चीनी आया था यहाँ पर, और उस चीनी का नाम था, चीनी भैया हैंगसांग या फाइंगानी नहीं, यहाँ एक चीनी और आया था अभी रिसेंट भी जो करंट अफेयर्स में पाया गया था। और करंट अफेयर्स में चीनी का नाम था द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। और यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, मामल्लपुरम। तो दैट वाज वेरी फेमस, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा में था, यदि आपको थोड़ा बहुत याद होगा करंट अफेयर्स की कहानी। और यहाँ पर आप देखेंगे तंजौर। तंजौर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आई थिंक जो है कैपिटल होगी आपकी चोलास की। और यहाँ नीचे हमने पांड्य देखे हैं, यहाँ पर हमने चेर देखे हैं, यहाँ पर द्वार समुद्र देखने को मिलेगा। द्वार समुद्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मोटे तौर पर ये साउथ डायनेस्टीज का एक छोटा छोटा सा एक रूपरेखा हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। नॉर्थ के मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि किस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिनारियो कब का है, 700 से 1200 तक का सिनारियो है मोटे तौर पर, ये हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर इतनी सारी डायनेस्टीज होंगी, और इतनी डायनेस्टीज को मैं 300 कह दूं तो कोई बुरा तो नहीं है। और ये 300 हॉलीवुड के वो 300 नहीं है, ये 300 जो है वो 300, दैट मीन द हॉलीवुड के वो 300 जो है वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं और आपस में सामने वाले को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे 300 जो है वो आपस में लड़ेंगे, ताकि क्या है, सामने वाला कोई आए। और सामने वाला इन्वेडर कौन है ये आपको पता है, नाम है गजनबी और गौरी। स्वागत नहीं करोगे? तो ये है कहानी एक सिनारियो की और एक सिचुएशंस की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सारी कहानी क्लियर है कि नहीं है भाई? तो यहाँ 300 जो है वो आपका एक मूवी आपने देखा ही होगा, वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो दिस इज द कल्याणी, दिस इज द, आगे देखेंगे ये थोड़े थोड़े जो जगह है मैंने आपको बता दी है मैपिंग में। अब मैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको लेकर आ रहा हूं, और अब मैं आपको नीचे की ओर थोड़ा जूम करके बताता हूं। और जूम करके हम पहुंचते हैं चेर, पांड्या और चोलास पर। तो ये भी बहुत खास हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अभी हमें ना क्या इनके मैप पर वो थोड़ा देखना है कि इनका थोड़ा सा ये एरिया कौन सा है। तो चेर जो है वो केरल तरफ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि चेर जो है वो आपके केरल वाले भाग में होंगे। और सबसे पहले यहीं पर मानसून आता है, जैसा आपको पता है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके देखेंगे पांड्या, पांड्या का किंगडम जो है वो थोड़ा इधर देखने को मिलेगा, और चोल का जो है वो आपको इधर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर मेन उद्देश्य जो है वो ये समझाने का इनके एम्बलम का। और हाँ, हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो जो पांड्या है वो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा साउथ में, और यहीं से ये मुंबई में चले जाएंगे बाद में। आगे चलकर ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है ना, जैसा उनका ओरिजिन समझा आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये पॉसिबल। इनके नेशनल एम्बलम पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। मैंने ये जो मैप रखा हुआ वो इसी वजह से रखा है ताकि ये एम्बलम आपको थोड़े मेमोराइज रहे। तो ऊपर देखिए शेर आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स टाइगर दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको वो दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स तीर के साथ, तीर और कमान, है ना। तो धनुष जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, चेर का नेशनल एम्बलम। और यहां पर आपको फिश दिखाई देगी। तो ये नेशनल एम्बलम अलग अलग जो एम्पायर हैं उनके होते हैं, ये थोड़े आपको मेमोराइज करने होंगे, थोड़ा समझने होंगे। यही उद्देश्य था इसको रखने का और इसी को बताने का कि जूम करने का।
आज थोड़ा मैं आपको केवल मैप ही थोड़ा समझाऊंगा ताकि ये हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर ये तो समझा दिया था कि कौन कौन से जगह कौन कौन सी कहां कहां पर है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा एक एक्चुअल मैप है और ये लगभग मुझे मिल गया था 800 एडी के आसपास वाला, तो ये थोड़ा थोड़ा हम देखने वाले हैं। देखिए अब ये सिचुएशंस कैसी हो रही है, जस्ट रिमेंबर द सिचुएशन 711 एंड 712, ठीक है। दिस इज द टाइम व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इज गोइंग टू अराइव इन इंडिया। इंडिया में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम एंड ही वाज कमिंग विद द इस्लाम, ठीक है। इस्लाम की एक दैट मींस आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, एक इस्लाम जो एक धर्म आते हैं, और यू विल फाइंड आउट द एम्पायर ऑफ द खलीफा, खलीफेट या खलीफा, ये है इस्लाम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव और उस इस्लाम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव का एरिया, एंड द एरिया ऑफ द खलीफा इज गोइंग टू टच विद द, किसके साथ टच हो रहा है, इसका एरिया टच हो रहा है इंडिया के बॉर्डर के साथ। ये देखिए ये कौन सा एरिया है, ये है सिंध वाला एरिया, और 711-12 में सबसे पहले यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन या उसके आक्रमण। बट इट वॉज वेरी टेम्परेरी, ये एक टेम्परेरी आक्रमण होता है, उसका ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा बुर्ज खलीफा, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां पर आपको देखिए यू विल फाइंड आउट हिंदू शाही डायनेस्टी। तो जो कासिम आ रहा है दैट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम दिस डायरेक्शन, वो थोड़ा थोड़ा यहां से अटैक करता है, ठीक है। लेकिन बाद के जो इन्वेडर आते हैं गजनबी और गौरी, वो यहां से आते हैं, और यहां से आएंगे तो उन्हें सबसे पहले आक्रमण किसका मिलेगा, यू विल फाइंड आउट द हिंदू शाही डायनेस्टीज, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जयपाल एंड आनंदपाल। तो ये हिंदू शाही डायनेस्टी अभी अभी मैंने आपको बताया था, अप्रोक्सीमेटली ये वाला एरिया होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेगा प्रतिहार डायनेस्टीज, डू यू रिमेंबर द द्वारपाल, या कह सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के रूलर, यू विल फाइंड आउट इन दिस सेक्शंस। पिछले मैप पर गौर फरमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने पाल जो है वो गोपाल, वही आपका जो गोपू है ना, गोपू देखा था वो क्या था, उसको मैंने इतना सा बनाया था, लेकिन एक्चुअली क्या वो गोपू की बेइज्जती थी। ये है एक्चुअली उसका एम्पायर, यानी यू विल फाइंड आउट द एम्पायर ऑफ द पाल डायनेस्टीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस, ये है उसका एम्पायर। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जो आपका पाल डायनेस्टी का गोपू है ना, वो उसका एम्पायर बढ़ चुका है। वैसे भी क्या होता है, वो हर बार क्या है एक नया नया पार्ट लेके आते रहते हैं, 1 पार्ट गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ वो पिछले वाले में वो गुटखा वाला वैसे भी अब देख रहे हो हमारी जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, गुटखा पान मसाला खाओ पेपर क्लियर हो जाएगा, ये कोई बात है? ठीक है, ये इससे अच्छा तो हमारे निर्मल बाबा थे, कम से कम पानीपुरी की बात करते थे, ये गुटखा करके और बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और कुछ खास नहीं है। तो अब ये आता है हमारा राष्ट्रकूट, ये है एक्चुअल अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल आपका मैप जो मैंने यहां पर आपको बताया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ईस्टर्न चालुक्यास, वेंगी, पल्लव, चोलास, ठीक है, पांड, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और आगे आप ये चीजों को समझ सकते हैं। मोटे तौर पर ये आपको मैप एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। चटनी की भी बात करते हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने अजीत जी, ठीक है, समोसा खाओ लाल चटनी से, निर्मल बाबा, हाँ 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 बिल्कुल कहा, ठीक है। तो कम से कम यार वो समोसा तो ठीक था भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हालांकि जंक फूड में आता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, जनरेशन को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि भैया कि वो गुटखा खाइए पेपर क्लियर हो जाएगा, ये तो वैसी बात हो गई है। अब देखिए ये है आपका राष्ट्रकूट, ये है आपके जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज, और आगे चलकर आपको ये पाल देखने को मिलेंगे। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स हैं दैट वाज इन बिटवीन 3 डायनेस्टीज, और 3 डायनेस्टीज हैं 1, 2 और ये है 3। मैप क्लियर हो रहे होंगे, सारी की सारी चीजें अभी सबको समराइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज का सेशन जो थोड़ा सा मैपिंग पर फोकस रहेगा, लेकिन हम इसको आगे चलकर जो है पूरा कंपाइल कर देंगे, और कंपाइल करने के दौरान ये सारी चीजों को हम समझेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस ऑफ द राजपूत एरा, और राजपूत एरा के ये रूलर्स को समझने में काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे के सारे लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं, ये सारे के सारे लड़ाई कर रहे हैं, आप देखेंगे कन्नौज के लिए। कन्नौज की इंपॉर्टेंस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, और ये टाइम पीरियड कब का है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 900। हाँ जी, कैंसर प्रमोशन बिल्कुल सही कहा राकेश जी, ठीक है। तो ये पैसे के लिए सब कुछ करेगा, सत्ता के लिए सब कुछ करेगा, ये कन्नौज के लिए लड़ाई जो है, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई हो रही है कन्नौज के लिए हो रही है, लेकिन आप देखेंगे एम्पायर इज गोइंग टू चेंज
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, वो एम्पायर लगातार चेंज भी होता जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इस मैप पर फिक्स नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि एक रेफरेंस के तौर पर हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पाल जो है इनकी फिर बेइज्जती हो गई, यहाँ पर गुटखा वालों की फिर बेइज्जती हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से उसका प्रमोशन हो गया। तो मोटे तौर पर इनका एरिया कम ज्यादा होता रहेगा क्योंकि लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ये चौहान मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये है आपका कन्नौज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। प्रयाग आपको पता ही है। ये चंदेल अभी हमने देखा था, है ना, वो आप देखेंगे। ये राष्ट्रकूट का है, ये इनकी कैपिटल है मलखेत या मान्यखेत। ये है आपके कलिंग वाला पार्ट, उत्कल वाला पार्ट है। ये आपका देखिए ईस्टर्न चालुक्य, वेंगीस, और यहाँ पर चोल, चेर, पांड्याज, ये सब आपको पता ही है। ये कहानी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। तो मेन चीज यहां पर एक चीज समझने की ये है कि आगे चलकर मतलब कौन, ये तीनों से मतलब ये डायनेस्टीज, इस डायनेस्टीज और इस डायनेस्टीज से ही आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगे 300। वो 300 कौन है ये मैंने आपको बता दिया है। ये 300 आपस में लड़ेंगे, ये कंट्री को सेव नहीं करेंगे। और इसमें से कौन निकलेंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार से ही निकलने वाले हैं चहमान या चौहान। करेक्ट है, गुर्जर प्रतिहार के ही सामंत होते हैं चौहान, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज के ही सामंत होते हैं चंदेल और परमार। ये सारे के सारे सामंत हैं किसके, देश डायनेस्टीज के। तो इस तरीके से ये कहानी या सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, एंड दिस स्टोरीज इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द वेरी बिग बैटल्स, और ये कहानी इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब हम इस सेशन की शुरुआत जो करने वाले हैं वो सबसे पहले साउथ डायनेस्टीज करने वाले हैं। नॉर्थ का तो हमें काफी कुछ पता चल चुका है। नॉर्थ में हमने देखा कि किस तरीके से आर्यंस आए, किस तरीके से आपका स्टोन वाला कंसेप्ट हमने देखा है, मौर्य का एम्पायर आपने देखा, इसके बाद हमने गुप्त को समझा, और ये मौर्य से जो गुप्त हैं वो भी आपके देखे हमने, और एम्पायर को हमने बखूबी समझा, है ना। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल रही है। तो अब ये जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसमें हम साउथ को ही पहले देखने वाले हैं, बट साउथ के बारे में जानना है, दक्षिण भारत के बारे में जानना है, तो हमें उसके सोर्स के बारे में जानना होगा। तो देखिए ये वाला भाग हमने क्या बोला था, दिस इज द नॉर्दर्न टेरिटरीज एंड इट वाज कॉल्ड द आर्यवर्त, डू यू रिमेंबर, एंड दिस इज कॉल्ड द दक्षिणावर्त। इसे कहा गया था साउथ पार्ट और इसे दक्षिणावर्त कहा था, ये हमने पीछे सीखा है, और इसको हमने कहा था नॉन आर्यंस। तो लेकिन ये नॉर्थ वाला भाग जो है पूरा आर्यवर्त और दक्षिणावर्त। क्लियर है, ये चीज तो हमने समझ ली थी। और यहां पर हम अब देखने वाले हैं कि वो उनका सॉरी एक मिनट, यस। अब साउथ डायनेस्टीज के क्या क्या सोर्स हैं अब हम उसको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले उसके जो सोर्स हैं, आई एम गोइंग टू कैटेगराइज इन द 3 कैटेगरीज। मैंने दक्षिण भारत को जानने के जो सोर्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए अब चैप्टर जो है वो हमारा शुरू होने वाला है। सारी मैपिंग्स हमने समझ ली हैं, और ये मैपिंग्स के द्वारा हमने समझा है कि कौन कहां किस तरीके से रूल कर रहा है, एक बेसिक आइडिया लग चुका है। अब हम चैप्टर की ओर एंट्री करने वाले हैं, बट चैप्टर में एंट्री करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड सोर्सेस ऑफ द साउथ डायनेस्टीज। और सबसे पहले आते हैं इसमें लिटरेचर्स। लिटरेचर इज नथिंग बट दैट इज संगम लिटरेचर्स। सेकंड हम देखेंगे इसमें आएगा, सेकंड आएगा मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये रिलेटेड है स्टोन से, ध्यान दीजिएगा, ये पत्थरों से रिलेटेड है। ये पत्थर फिर से आ गए, जैसे गुटका वाला बार बार आ जाता है, वैसी जो है आपका स्टोन जो है यहां पर दोबारा आ जाएगा। तो मेगा मतलब बड़े और पाषाण मतलब स्टोन, तो बड़े पत्थरों से संबंधित है ये कल्चर। और इसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारी कब्रों को। हम क्या करने वाले हैं, उनकी कब्रों की छानबीन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कल्चर कैसा है। हालांकि अब आपको इन पत्थरों में सर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो स्टोन को समझ चुके हैं। डू यू रिमेंबर द कल्चर, द ह्यूमन डेवलपमेंट, याद करिए मनुष्य का डेवलपमेंट। और हमने देखा था उसमें 3 स्टेज देखे थे, पैलियोलिथिक देखा था, मीजोलिथिक देखा था, नियोलिथिक देखा था। तो वो वाला कंसेप्ट जो है वो अलग है, और यहां पर साउथ की कल्चर जो है वो रिलेटेड है महापाषाण से या मेगालिथिक कल्चर से, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टोन का एक आइडिया हमें ऑलरेडी है, और ये स्टोन का आइडिया हमें इसको समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो एक साथ स्टोन नहीं फेंके जाते समटाइम्स, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे स्टोन्स को समझना पड़ता है, और धीरे धीरे हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो सिचुएशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करिए और आपको ये सारी चीजें अब समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री को, साउथ डायनेस्टीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे हमारे पास है अशोक के अभिलेख। डू यू रिमेंबर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक्स? मैंने आपको बताए थे, काफी डिटेल में बताए थे, और डिटेल में हमें देखने को मिले थे आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स। डू यू रिमेंबर? और ये मेजर रॉक एडिक्ट्स की संख्या कितनी थी, याद करिए। हमने देखा था 8 जगह से मिले थे हमें, और इनकी संख्या आपको देखने को मिलती थी, दैट वाज इन द 14 इन नंबर। एंड वी हैव फाइंड आउट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अशोक्स एम्पायर्स, ठीक है। एंड वी हैव फाउंड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द अशोक, और अशोक का एम्पायर का मैप आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, तो वहां से भी आप चीजों को कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो अशोक भाई कुछ कह के गए हैं, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा साउथ को जानने का एक ट्रेडिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब देखिए, साउथ में थोड़ा सा इसको मैप से समझते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहां पर चेर हैं, यहां आपका हार्दिक पांड्या है, और यहां पर आपके चोलाज हैं, ठीक है। और चोल जो है वो ये सारे के सारे कहां से रिलेटेड हैं? कोस्टल एरिया से रिलेटेड है। ये आपको देखने को मिलेंगे पोर्ट एरिया से हैं, और पोर्ट एरिया जो है वो ट्रेडिंग के लिए काफी फेमस होता है। और यहां पर हम देखेंगे व्यापार, और व्यापार होगा तो क्या होगा? क्वाइंस होंगे। और यहां पर हमें कुछ रोमन्स क्वाइंस मिले हैं, और रोमन्स क्वाइंस मिले हैं तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा व्यापार होता था। ओके, यहां से किस चीज का व्यापार होता था? वी विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग्स एविडेंसेस बाय द दिस काइंड ऑफ द ट्रेडिंग्स। तो ये दोनों चीजें जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्वाइंस मिले हैं, व्यापार मिला है, रोमन्स क्वाइंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। और जब व्यापार होगा, ट्रेडिंग होगा तो क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब इकोनॉमिक्स होगा, और ये E इक्वल्स टू E की थ्योरी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो व्यापार या ट्रेडिंग जो है, दैट इज द रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ द एम्पायर। आपके साम्राज्य को बढ़ाने में ये पैसा काफी मदद करेगा। और ये पैसा कहां से आ रहा है? ट्रेडिंग से आ रहा है। और ये ट्रेडिंग्स कहां से जुड़ी हुई हैं? ये आपके पोर्ट एरिया से जुड़ी हुई हैं। ऑलराइट, सारी चीजें क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन किस चीज का? साउथ की डायनेस्टीज का। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे मेगालिथिक एज, है ना। पत्थरों में सर मार लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा। और ये पत्थरों को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, नाम से ही क्लियर है, मेगा का मतलब है, मेगा स्ट्रक्चर आता है, आपने शायद सुना होगा, जो आपका एक नेशनल ज्योग्राफी पर एक वो आता है, चैनल है, वहां पर आप देखेंगे। तो मेगा मतलब बड़े, है ना, और लिथिक का मतलब आपको पता ही है, पत्थर। तो बड़े पत्थरों का काल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी ग्रैव्स या कब्र देखने को मिलेंगी, और इन कब्र को क्या किया जाता है? मेगालिथिक्स या बड़े पत्थरों से कवर किया जाता है। जैसे मान के चलिए क्या है, एक कब्र है, और इस कब्र पर बहुत सारे पत्थर इन्होंने ये ऐसे लगा दिए। एक बच्चा पूछता है, सर ऐसे ऐसे क्यों कर दिया? इसका मतलब, इसका तो मैंने उसको बताया कि भाई कि ये क्या है कि जो अंदर जो लेटा हुआ है ना, जो मामू है ना, यहाँ पर जो मामू लेटा हुआ है वो उठकर खड़ा ना हो जाए, इसीलिए वापस क्या है, इसको 4 पत्थरों से बंद कर दिया जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं। एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर क्या है, जो कब्र हैं उनको इतने बड़े पत्थरों से यूज किया गया है, उनको कवर किया गया है, इसीलिए इसका नाम कहा गया है मेगालिथिक एज। मेन कंसेप्ट ये है कि ये जो कब्र के साथ, जैसे ये मामू लेटा हुआ है, ठीक है, मामू मर गया है, और ये मामू के साथ क्या है, उसकी डेली यूजेस की चीजें जो है उन्होंने वहीं पर उसके साथ रख दी, ठीक है। जैसे मान के चलिए, सुबह उठकर सबसे पहले आपको क्या चाहिए? टूथपेस्ट चाहिए पतंजलि का, और पतंजलि का जो है आपका टूथपेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यू विल फाइंड आउट द दीज थिंग्स इन द ग्रैब, वो कब्र में देखने को मिलती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें देखने को मिलेंगे कि वो है आपका जो मेगालिथिक एज। तो इसीलिए कब्र के बेस पर हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कब्र के बेस पर जानेंगे तो मेगालिथिक एज देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमें समझना है कि ये मामू की कहानी है, और ये मामू जो है वो पत्थरों से घिरा हुआ है, और वो भी बड़े बड़े पत्थरों से, ताकि वो दोबारा खड़ा ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं दोबारा जिंदा ना हो जाए, हम ऐसे कह सकते हैं। और इस तरीके से ये कल्चर है मेगालिथिक एज
इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलेगी मेगालिथिक एज में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं और क्या क्या है भाई। थोड़ा एक बेसिक आइडिया तो समझ में आ चुका है, एक सामान्य कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है। मेगालिथिक कल्चर दैट इज अराउंड द 500 इज अप्रूव्ड टू बीसी आपका देखने को मिलेगा 1000, और हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। देखिए देखो, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज एंड आपका मीजोलिथिक एज, कौन सा एज जो है वो स्टोन एज से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, मेगालिथिक एज। हालांकि इसके अंतर्गत लिखा हुआ दैट मींस लिथिक, लिथिक का मतलब स्टोन एज, बट स्टोन एज से रिलेटेड एक है, दो है और आपका तीन है, ये आपका स्टोन एज से रिलेटेड नहीं है। तो ये कल्चर के बेस पर रखा गया है, नाम है, तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। और ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, द मेगालिथिक कल्चर्स जो है वो अपने वास्तविक वस्तुओं से नहीं जानी जाती है, जो दुर्लभ है, कब्रों से जानकारी मिलती है, इन कब्रों को मेगालिथिक कहा गया है। दैट मीन्स द एक्चुअल सेटलमेंट्स विच आर रेयर, उनके बारे में जो जानकारी है रेयर नहीं मिल पाती या वास्तविक नहीं मिल पाती, और इनके बारे में जो पिक्चर मिलती है वो मिलती है यहाँ की कब्रों से, और इन कब्रों को कवर किया गया है बड़े बड़े शिलाओं से, और इसीलिए हम कह सकते हैं दिस कल्चर नेम इज कॉल्ड द, दे कंटेन नॉट ओनली द स्केल्टन्स ऑफ द पीपल्स, ठीक है, और ये केवल उनके कवर ही नहीं मिलेंगी, यूवर ब्यूड्स बट द ऑल्सो आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक द सॉर्ड। इसके अलावा आपको वहां पर कब्र में क्या मिलेंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो मैंने आपको पतंजलि टूथपेस्ट के रिस्पेक्ट्स में समझाया है ना। ये आपको सारी के सारी टूल्स इनके बारे में देखने को मिलते हैं। और यहां पर आपको जो आपके पॉटरी सिस्टम्स हैं, मिट्टी के बर्तन, वो भी देखने को मिलेंगे, और काला और लाल पत्थर जो बर्तन है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आयरन्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा ऐसा भी समझने की कोशिश करिए कि 1000 ईस्वी के आसपास हम देखेंगे, ये टाइम पीरियड कितना है, अभी लगभग हमने देखा 1000 बीसी, और जैसे ही हम देखते हैं 1000 बीसी में वी विल फाइंड आउट द आयरन्स। अब देखो 1000 बीसी में हमें देखने को मिलेगा ये आयरन आपको नॉर्थ इंडिया के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन ये आयरन धीरे धीरे नीचे भी आएगा। वी कैन से दैट मींस इस पर्टिकुलर सेक्शंस में देखने को मिलेगा। और ये जब आयरन आया तो इस आयरन ने यहां भी आग लगा दी, जैसा हमने आपका नॉर्थ में देखा था। तो आयरन जो है वो साउथ में आएगा, और इससे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो इस तरीके से जुड़ी हुई है, इस तरीके से कनेक्ट है, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये है वो कब्रें जिनकी मैं बात कर रहा था। कुछ पिक्चर्स मुझे मिल गई हैं, समझने के लिए मैंने उपयोग की हैं। हालांकि कुछ कुछ जो है वो आप फायर बल भी देखिए, वो भी देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि जो बरियल प्रैक्टिस हम देखते हैं वो सारी की सारी हैं। वो देखिए आपका जलाने वाला काम भी चलता था, जिसको हम कहते थे भाई कि जला दिया जाता, जैसे हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। थोड़ा सा वहां से समझने की कोशिश करिए, वहां कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वाला देखने को नहीं मिलता था। तो बरियल प्रैक्टिस जो है वो सभी प्रकार की होती थी, मतलब जलाने वाला काम भी किया जाता था, दफनाने का काम भी किया जाता था। लेकिन दफनाने वाले काम से ही हमें समझ में आएगा हमारा कल्चर, ठीक है। और हमें वो जो कल्चर देखने को मिलता है ये मेगालिथिक, ये देखिए ये है वो बड़े बड़े शिलाएं जिनका उपयोग किया जा रहा था कब्र को कवर करने के लिए। इसीलिए हम इस कल्चर को कहते हैं आपका मेगालिथिक कल्चर्स। एंड यू विल फाइंड आउट द डेली नीड्स थिंग्स इन द ग्राफ्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े भाई, तभी तो मैंने कहा मामू वापिस ना आ जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वापस जिंदा हो जाएगा, वापस खड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत, थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, द पेनिनसुला वर द इनहैबिटेटेड बाय द पीपल्स हु आर आल्सो कॉल्ड द मेगालिथिक बिल्डर्स। ठीक है, और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपको कब्र से पता चलता है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए इमेज रखी है, ठीक है, और यहां से कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक कल्चर है। अब देखो क्वेश्चंस हमें समझना है, तो देखिए क्वेश्चंस हमें देखना है कि भाई उनके कल्चर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कब्र से मिलती है। ठीक है, ये कहां से रिलेटेड है मेगालिथिक एज, मेगालिथिक एज रिलेटेड है साउथ इंडिया से, है ना, इसका नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये स्टोन एज से रिलेटेड है, स्टोन एज हमने देखा था, दिस इज द स्टोन एज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आंसर आएगा नो।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे मेगालिथिक का जो कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग। ऑलराइट, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थोड़ा थोड़ा हमें एक आइडिया लग चुका है, और यहाँ पर जो बर्तन है वो हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, और ये कहानी आप समझ लेंगे। तो ये आप पढ़ते रहना, इसमें आप कुछ खास है नहीं है, जो समझाने वाला है वो समझने वाला है, मैं आपको समझा चुका हूँ। रेड और ब्लैक कलर के यहाँ पर आपके बर्तन देखने को मिलेंगे, और बर्तनों का हमने उनमें काफी सर मारा था, ठीक है। तो ये बर्तन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे गुटखा वाला हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आते हैं, तो ये देखिए बर्तन वाला ये जो आपका है, थोड़ा सा यही सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट था, बस थोड़ा थोड़ा एक मोटे तौर पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है, और यहां से आप उनके कल्चर्स को समझ सकते हैं। अब आगे चलकर मैंने ये कहानी भी आपको बताई है यूज ऑफ द आयरन्स, और आयरन के यूज आने से हमें देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर्स, है ना, और एग्रीकल्चर्स का डेवलपमेंट फिर देखने को मिलता है, और एग्रीकल्चर्स के डेवलपमेंट से हम देखेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर यहां सारी सारी चीजें डेवलप होंगी। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशंस आपको यहां देखने को मिलती जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग दैट, ओहो फिर से ये गड़बड़ हो गया, चलो। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द संगम एज। अब हम बात करने वाले हैं संगम एज के बारे में, और संगम एज का कहानी जुड़ा हुआ है किससे? लिटरेचर से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, वो मैं भूल गया फिर से, है ना, कलई वरक्करम, कलाई वरक्करम दैट मीन्स गुड मॉर्निंग इन तमिल, है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, और ये वही है दैट मीन्स तमिल। तो संगम लिटरेचर्स की कहानी जुड़ी हुई है तमिल से, और तमिल जो है वो मैंने कोशिश की है थोड़ा यहाँ बताने की, तो ये इस तरीके से हम समझेंगे। अब ये संगम एज क्या है, कब हुए, किससे रिलेटेड है, किसने करवाए, और इनका क्या इतिहास है, क्या इंफॉर्मेशन है इंडिया हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा थोड़ा हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। यस सर याद है, चल ठीक है, कल से सब यही करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा क्या होगा कि हमें एक नेक्स्ट लैंग्वेज भी सीखने को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। चलते हैं आगे, हम देखेंगे कलाई वरक्करम पर, और यहां पर हम थोड़ा सा देखते हैं संगम एज क्या है। यस वेरी गुड, ठीक है राजवीर जी, थैंक यू। और यहां पर हम देखेंगे संगम का मतलब है दैट मींस वो मीटिंग पॉइंट। संगम को देखो पहले सबसे पहले तो आप ऐसा समझिए कि जैसे आप देखते हैं कि आप इसको ऐसे समझिए, देखो ज्यादा दूर मत जाइए, सबसे पहले इलाहाबाद जाइए, है ना, यूपी में हम, ठीक है। और यूपी में आप देखते हैं आपको 3 नदियों का संगम देखने को मिलता है, एक तो है गंगा है, एक आपको यमुना देखने को मिलेगी, और एक आपको सरस्वती देखने को मिलती है, सरस्वती देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और यस बिल्कुल सही कहा। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा यू विल फाइंड आउट द 3 रिवर्स दैट इज आर दैट मीन्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। सर concept of religious सर एक क्वेश्चन था, कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ द बरियल प्रैक्टिस कब आया? देखिए इसके बारे में कोई एक निश्चित हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। यू विल फाइंड आउट द कस्टम्स रिलेटेड टू द हिंदुइज्म, यू विल फाइंड आउट द कस्टम्स रिलेटेड टू द इस्लामिक, ठीक है, जो दफनाने का, ये जैसे आग लगाने का है ना, सीधी सी बात है, ये दफनाने की बात यहां पर आपको देखने को मिलती है। यू विल फाइंड आउट द कस्टम्स रिलेटेड टू द पर्शियन कम्युनिटीज एज वेल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आपका वैदिक एज आता है, और वैदिक एज में हमने देखा था संस्कार, और संस्कार के अंतर्गत हमने देखा था कौन सा संस्कार था, लास्ट वाला 16वां संस्कार क्या था, आग लगा दो भाई। तो मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे यहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं वैदिक एज के दौरान, तो हम यहां देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब हम आगे देखते हैं जब इस्लाम आता है, ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे कि आपको ये दूसरा वाला देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे रिलीजन्स आ रहे हैं, और रिलीजन्स के आने के साथ साथ वो कस्टम्स भी आ रहे हैं, तो वहां से आप जोड़कर अपने इस आंसर्स को आप वहां पर खोज सकते हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर ये डिस्क्रिमिनेशंस रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मेरा आपको अब मेरी बात समझ में आ चुकी होगी और वहां से आप इसको वैसा देख सकते हैं। तो देखो रिलीजन ही क्या कर रहा है, वर्ण सिस्टम लेके आ रहा है और ये वर्ण सिस्टम आगे कास्ट सिस्टम्स लेके आएगा और यही कास्ट सिस्टम आपको क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। जाओ नगर के बाहर जाकर रहो, यू आर अनटचेबल, आर्टिकल 17 इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड इन दिस सेक्शंस। तो वैसे ही ये कस्टम्स में भी आपको देखने को मिलेगा और ये कस्टम्स हैं आपकी दफन करने से या आपको आग लगाने से। संगम का मतलब ये समझ में आ गया, जहां पर लोग मिलते हैं, सीधी सी बात है। यहां पर लेकिन कौन से लोग मिल रहे हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं तमिल लोग देखने को मिलेंगे। और तमिल लोग क्या कर रहे हैं, तमिल लोग वहां पर कविताएं लिखने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर तमिल कवियों का एक सम्मेलन है। तमिल पोएट्स आर गोइंग टू दैट मीट इन दैट पर्टिकुलर संगम, और इन संगम में वो एक एसोसिएशन आपका टाइप से बनाया जाता है, मिलते हैं बिल बैठकर, ठीक है, लिखते हैं कविता और कुछ डिस्कशंस करते हैं। आपने लिखा, आपने कोई कविता लिखी, ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि मैंने भी एक कविता लिखी है, मान के चलिए कविता लिखी है आपने, है ना, मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज। अब आप इसको एक कविता का नाम देंगे या नहीं देंगे, स्टोरी का नाम देंगे कि नहीं देंगे? चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। कहां डिस्कस करेंगे, एक यूनियन में डिस्कस करते हैं और ये यूनियन है तमिल कम्युनिटीज का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये कविता आपकी वेरीफाई होगी या नहीं होगी, दैट शुड बी डिस्कशंस ड्यूरिंग दिस संघ या दिस एसोसिएशंस। इस एसोसिएशंस में हम इसको संगम को डिस्कस करेंगे, तब जाके वेरीफाई होगा कि हाँ आपने जो कविता लिखी है वो एक अच्छी कविता है और अब हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब जाके निकल कर आई है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई तमिल समझता है, कोई मलयालम समझता है, बाकी हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये कविताएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये तमिल कवियों का एक संगम है और यहां पर वेरिफिकेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। एंड दिस वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू द गुड काइंड ऑफ द पोएम्स एंड द स्टोरीज रिलेटेड टू द तमिल। इसीलिए तमिल लोगों को जब आप बोलते हैं कि हम इंडिया की भाषा जो है वो हिंदी कर देंगे, वो भड़क जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो इतिहास है तमिल लैंग्वेज का वो बहुत पुराना है, ठीक है, सीधी सी बात है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ जो मोटा भाई हैं, अरे मोटा भाई नहीं जानते, अमित शाह जो है वो मोटा भाई, उन्होंने बोला था 14 सितंबर के टाइम पर कि हम हिंदी को दक्षिण भारत में लेकर आएंगे, साउथ में लेकर आएंगे, ठीक है। और साउथ में लेकर आएंगे तो कुछ लोग जो है जैसे AIDMK और वो जो शायद आई थिंक AIDMK के थे वो भड़क गए वहां के, ठीक है। वो पनीर सेल्वम, वो याद होगा पनीर वाला जो, ठीक है, वो पनीर सेल्वम जो है वो भड़क गया और पनीर सेल्वम ने बोला कि हम जो है ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा जो आपका जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इसको अलाउ नहीं करता। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी वहां से भी आप समझ सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं। तो तमिल कवियों का एक संगम हो रहा है जिसमें क्या की जा रही है कि रचनाएं की जा रही हैं और इस अवधि में बनाया गया, इस ड्यूरेशन में बनाया गया, इसलिए कहा गया द तमिल पोएम कंपोज द संगम लिटरेचर्स एंड द पीरियड इन विच वाज कंपोज इज कॉल्ड द संगम एज, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, देखते हैं भाई, ठीक है। हमें हमारी भाषाएं जो हैं वो हमें क्या करती हैं, कभी कभी अलग भी कर देती हैं, ठीक है। चलो अब ये संगम एज की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली दैट इज 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक के बीच में। और ये किसके आधार पर है, ये डिफरेंट सोर्सेस के आधार पर बताई गई है, बराबर है। दैट मीन्स जो लिटरेचर सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, फॉरेन एविडेंस का मतलब जो हमारे यहाँ चीनी वीनी आए थे या ट्रैवलर्स आए थे, मेरे पीछे छुप गया है, थोड़ा सा वहां से समझने की कोशिश करिएगा, ये लोग आए थे, इन सब बातों में हम कहीं ना कहीं, ठीक है। अजीत जी यू आर राइट, मोदी है तो मुमकिन है, दैट इज 100 रुपीज पेट्रोल, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, दैट इज द बेसिक, बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक है। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं, तो ये मजा आता रहता है, आप लोग कमेंट करते रहते हो 100 रुपए पेट्रोल, ठीक है, मोदी मुमकिन, ठीक है, पप्पू गप्पू लाइक दिस, ठीक है, एक बोल गुटका वाले, है ना, तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम संगम की जो है डेट है वो हम देखते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली दी, बाकी तो बहुत अलग अलग देखने को मिलती हैं, वैसे ही जैसे आपने इंडस वैली का देखा था, बट ये सारे के सारे सोर्स के बीच में बताया गया 3rd सेंचुरी BC से लगभग ये इतना लंबा टाइम पीरियड आपको 600 से 700 साल का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया है।
इस आधार पर हम कह सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ तमिल इज वेरी एंशियंट रादर देन हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी की यदि कहानी हम देखें तो हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, देखिए फिर से बता देता हूं, पाली देखा था हमने, प्राकृत देखा था, उसके बाद हमने अपभ्रंश देखा था, है ना, और उसके बाद हमने देखा था अवहट्ट देखा था, और इसके बाद आता है द ओल्ड हिंदी, और इस ओल्ड हिंदी के बाद आता है आपका जो वर्तमान में हिंदी देखने को मिलती है, और ये लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगी 11 to 12 सेंचुरी के आसपास, 11वीं 12वीं 13वीं मान लीजिए मोटे तौर पर, ठीक है। तो 11वीं 12वीं 13वीं के आसपास होता है, और इनका कल्चर देखिए कितना पुराना है। तो आप तमिल को हिंदी से कंपेयर नहीं कर सकते। तमिल इज वेरी एंशियंट लैंग्वेज एंड हिंदी इज वेरी न्यू लैंग्वेज। तो ये थोड़ा सा बैरियर है, और देखते हैं ये सिचुएशंस, हमें ऐसे मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए, ना कि जो रिलीजन वगैरह जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसे कई चीजें, जैसे इन्वायरमेंट में कोई गवर्नमेंट बात ही नहीं करती, अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये सब चीजें सिचुएशंस होती जा रही हैं, इन पर कोई बात ही नहीं करने वाला, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, ये थोड़ा हमने समझ में आ चुका है, और ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्लाइड्स को कंप्लीट ही कर देता हूं मैं। और 8वीं शताब्दी के आसपास, दैट मीन ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, वी आर गोइंग टू कंपाइल। पहले क्या था, पहले हम देखते हैं कि जो लिटरेचर थे या जो पोयम थी उनको मेमोराइज किया जाता था, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिखने की कला का ज्ञान जो है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास लोगों को पता होता है, और मेमोराइज किया जाता था, याद किया जाता था। बाद में इन्हें कंपाइल किया गया है कब, 8वीं शताब्दी के आसपास। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, और वो चीजें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगी 8वीं शताब्दी के आसपास। तो ऑल दीज थिंग्स वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू कंपाइल इन द 8th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली। 8वीं शताब्दी के आसपास वो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर आपको एक आइडिया लग चुका है। कल हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम मोस्ट प्रोबेबली जो है थोड़ा सा जल्दी मिलने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मतलब मोटे तौर पर हम देखेंगे हमारा 7 to 8 होता है, क्या मैं इसे 6:30 से 7:30 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6:30 से 7:30 कर देंगे। एक्चुअली मेरी मॉर्निंग में एक क्लास होती है, और मुझे थोड़ा सा वहां पर समय का ध्यान रखना होगा इस वजह से। और मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे थोड़ा थोड़ा क्या है इस क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 आवर्स। और शायद हम इस संडे को भी मिलें, तो ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। बट मैं आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं, और इंफॉर्मेशन देते जाते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सेशन थोड़ा सा आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, हम उसको थोड़ा सा वैसा देख लेंगे, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक है, ऐसा मैं कामना करता हूं। थैंक यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। गुड डे का भी क्या तमिल सीखना पड़ेगा। चलो बाय बाय।